अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। एक सवाल कर रहे थे पिछली क्लास में, भूल भाल गए होंगे। सवाल दोबारा पढ़ लें, उसका पार्ट ए करता हूं मैं। अच्छा, वो सवाल का पार्ट ए करके ना एक नई चीज सिखाऊंगा और उसके बाद जबानी एक दो वैरायटियां बता दूंगा। मैंने वैसे लिखी हुई हैं ये वैरायटियां, लेकिन फिर भी अगर आप रजिस्टर पे नोट्स बनाते हैं तो आप लिख लेना। डीएस लीजिंग के नाम से सवाल था, वो कर रहे थे हम। पार्ट बी कर दिया था बोर्ड पे। सवाल दोबारा पढ़ लें, मैं पार्ट करता हूं बोर्ड पे और कुछ चीजें सिखाता हूं। डीएस लीजिंग के नाम से सवाल था। जी जनाब, रिक्वायरमेंट बी। अभी जो रिक्वायरमेंट बी है ना, ये हमने कर ली थी पूरी सॉल्व। और जो रिक्वायरमेंट बी है ये थी बीपी इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बीपी इंडस्ट्रीज क्या लोन ले ले या उससे डीएस से लीज करा ले। और इसमें कहीं कोई ऐसी निशानी थी कि एंड पे ओनरशिप बीपी इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं। तो बाय डिफॉल्ट क्या है? बाय डिफॉल्ट एसेट वापस जाएगा? नहीं ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी, यानी लेसी एसेट रिटेन कर लेगा। ये सिर्फ तब है जब सवाल में निशानियां हों, और अगर ऐसी निशानियां नहीं है तो फिर बाय डिफॉल्ट एसेट लेसर को वापस जाएगा। अब ये जो रिक्वायरमेंट ए है ना, ये डीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूछा ये हुआ है कि डीएस कितना रेंटल चार्ज करे अगर क्या करना चाहता है तो ब्रेक इवन। बचपन का कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में जब एनपीवी पढ़ ली है तो ब्रेक इवन का मतलब है जीरो एनपीवी। क्योंकि हम लोग डिस्काउंट करते हैं, मैंने भी पढ़ाना है अगले चैप्टर में। एनपीवी निकालने के लिए किस रेट पे डिस्काउंट करते हैं? रिक्वायर्ड। लेकिन हम सवालों में किस रेट पे डिस्काउंट कर लेते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पढ़ाना है मैंने आपको भी, लेकिन फिर भी नाम से क्या लग रहा है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट कैपिटल की कॉस्ट। जबरदस्त, शाबाश। लग क्या रहा है? ये तो तर्जुमा हो गया ना। बिजनेस को कैपिटल रेज करना यानी इन्वेस्टर से पैसा लेना कितना कॉस्ट करता है? बिजनेस ने अपने थोड़ी बीवी बच्चे पालने हैं, बिजनेस ने क्यों कमाना है? इन्वेस्टर्स को कमा के देना है ना। तो बिजनेस के इन्वेस्टर्स बिजनेस से प्रॉफिट कमाते हैं, ये बिजनेस के लिए कॉस्ट है। अगले चैप्टर में पढ़ाना है मैंने। तो बिजनेस कम से कम प्रोजेक्ट से कितना कमा ले कि इन्वेस्टर्स कॉस्ट पूरी हो जाए। एनपीवी जीरो का क्या मतलब है? अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट कर रहे हैं तो
कि प्रोजेक्ट कितना कमा के देगा। वर्ड बोले ना, मैंने अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ही अगर एनपीवी निकालें और एनपीवी 0 आ जाए तो ये क्या शो कर रहा है कि प्रोजेक्ट उतना ही कमा के देगा जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो इसका मतलब बिजनेस के पास नेट कुछ नहीं बचेगा, जितना कमाएंगे सब इन्वेस्टर्स को पकड़ा देंगे। इसलिए इसको ब्रेक इवन कहते हैं। जो बचपन वाला ब्रेक इवन है ना, वो भी बिजनेस से होता है कि बिजनेस को कुछ नहीं बचेगा, जितना कमाएगा वो सारा कहां खर्च हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर। तो बिजनेस को नेट कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए यहां पर भी जो ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट है, ये कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस के पास कुछ बचेगा नहीं, बिजनेस जितना कमाएगा सारा इन्वेस्टर्स को बांट देगा। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के सवालों में ब्रेक इवन मींस एनपीवी 0। अच्छा, अब इस सवाल की रिक्वायरमेंट देखें ना, तो पूछा है कि डीएस इस मशीन को लीज पे देके कितना रेंटल कमाए कि डीएस को इस ट्रांजैक्शन पे ब्रेक इवन हो जाए। इस रिक्वायरमेंट को रिलेट करता हूं मैं बाद में दोबारा। अभी आपको ये बता रहा हूं कि ये मैं पार्ट ए कर रहा हूं कि डीएस लीजिंग इस मशीन को किराए पे देगा। डीएस के पास ये मशीन आएगी कहां से, सवाल में बताया हुआ है। वो लोन लेगा और उससे मशीन खरीदेगा। 0 1 2 3 4 5 डीएस के पास ये मशीन कहां से आएगी, ये लोन लेगा। अच्छा, वो पिछली क्लास में ना, इस क्लास के बाद एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, मैं सबको बता देता हूं। मैंने लोन और मशीन ना दोनों में यहां 0 लिख दिया था। तो मैं असल में कहना यह चाह रहा था कि जितने पैसे लोन से आएंगे फौरन वो पैसा आउटफ्लो हो जाएगा। तो चाहे दोनों में लिख दें, जैसे चाहे दोनों ही ना लिखें, क्योंकि लोन लेंगे कैश इनफ्लो, मशीन खरीदेंगे कैश आउटफ्लो। तो चाहे दोनों में लिख लें, चाहे दोनों में ना लिखें। मैंने इसलिए डैश लगा दिया था, लिखना है तो लिख लें। तो इस डीएस के पास लोन आएगा और डीएस ने फिर वो लोन वापस करना होगा। पार्ट बी की वर्डिंग और दूसरे पैराग्राफ की वर्डिंग, पार्ट बी की वर्डिंग और सवाल के दूसरे पैराग्राफ की वर्डिंग। मैंने लास्ट टाइम इसमें ना फर्क समझाया था, दोबारा समझाता हूं। रिक्वायरमेंट में जो वर्डिंग है ना, वो वर्डिंग है कि लोन प्लस इंटरेस्ट इक्वल अमाउंट में वापस होना है, जबकि सवाल के दूसरे पैराग्राफ की जो वर्डिंग है उसका मतलब है कि प्रिंसिपल इक्वल अमाउंट में वापस होना है, इंटरेस्ट उसके अलावा है। जैसे मिसाल के तौर पे 20 का लोन है और इस 20 की वापसी हमने करनी है 5 प्लस जितना इंटरेस्ट बनता था, 5 प्लस जितना इंटरेस्ट बनता था, 5 जितना प्लस इंटरेस्ट बनता था। ये क्या हो रहा है जी, 20 मिलियन 5 5 5 5 करके प्रिंसिपल इक्वल वापस हो गया और 7 जितना इंटरेस्ट बनता था, यानी टोटल इंस्टॉलमेंट इक्वल है। ये इक्वल है, दिस 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 बराबर है नहीं, ये कम होता जाएगा ना। क्यों कम होता जाएगा, तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कम होती जाएगी, प्रिंसिपल इतना रहेगा, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कम होती जाएगी। और जो सवाल की रिक्वायरमेंट की वर्डिंग है उसका मतलब है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 7 पॉइंट पता नहीं कितना निकाला था हमने, 43। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 7.43, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 7.43। ये रिक्वायरमेंट बी की वर्डिंग का मतलब था, ये सवाल के दूसरे पैराग्राफ का मतलब है। इन दोनों की अंग्रेजी पढ़ के देख लीजिए और बताइए ये बात क्लियर हुई कि नहीं। जी, तो दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि डीएस लोन लेगा और लोन वापस कैसे करेगा, वो कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 4। इसका मतलब है वो ये जो 20 वापस करेगा तो 5 5 5 और 5 ही कर दिया। और इंटरेस्ट भी चूंकि आसानी से हो जाएगा तो ये भी जबानी कर देते हैं। जब पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी तो कितना लोन था, 20 था, है 3 किधर, हाँ अरे
वो मैं चुपके लिख रहा था तो पर वो कह दी थी ना बात, वो तो मैंने यहाँ भी नहीं लिखी है। ले हाँ जी, जब पहली इंस्टॉलमेंट वापस जाएगी तो लोन कितना था 20, इंटरेस्ट किस पे पड़ेगा 20 पे, कितना जब अगली इंस्टॉलमेंट दी होगी तब इंटरेस्ट किस पे पड़ा होगा 15 पे 2 पॉइंट, फिर अगली बार, फिर अगली बार, और ये 20 का लोन वापस हो गया, हो जाएगा। ये लोन लेगा और मशीन खरीदेगा, 20 की खरीदेगा और लोन लेके खरीदेगा, ओनर तो यही होगा ना। और पार्ट बी में हमने सॉल्व कर लिया था, ये मशीन डीएस लीजिंग को वापस आएगी या बीपी इंडस्ट्रीज रख लेगा, वापस आएगी तो क्या करे फिर इसको बेच दे, तो कितने का बेचे 2 का। और इसके अलावा डीएस के क्या क्या कैश फ्लोज होंगे इस लीज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। इंश्योरेंस कौन कराएगा बीपी इंडस्ट्रीज कराएगा, बीपी इंडस्ट्रीज कराएगा, लिखा हुआ है, ये नहीं कराएगा। मेंटेनेंस का क्या होगा यार, सवाल कहा था पढ़ने को। डीएस लीजिंग कस्टमर को मेंटेनेंस के पैसे चार्ज नहीं करेगा, इसके पास अपना स्टाफ है वो एम ही कर देगा, तो इसको कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी। कितनी लिखूं यहाँ, अच्छा जी। मेंटेनेंस पे कितना खर्चा होगा, ये फिक्स्ड है, इसके पास ऑलरेडी स्टाफ मौजूद है, ये उन्हीं से काम करा लेगा। तो इस ट्रांजैक्शन के लिए रेलेवेंट मेंटेनेंस क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और डीएस के लिए क्या क्या कैश फ्लोज होंगे, लोन लेके खरीदेगा, लोन की रीपेमेंट दिखा दी, मेंटेनेंस इसको ऑलमोस्ट 0 पड़ेगी क्योंकि पहले ही उन लोगों को उतने ही पैसे देके काम करवा रहा है, इंश्योरेंस इसको पड़नी नहीं है। और क्या रह जाएगा, टैक्स। अच्छा, अब चूंकि इसने ये किराए पे देना है तो इसका इनफ्लो तो कोई लिखा ही नहीं अभी तक, तो इसने किराया कितना कमाना है जी। यार ये ना ये वाले रिफिल कर दे, वही कैलकुलेट करना है। अगर बताया होता तो वो यहां इनफ्लो लिखते, वो यहां पर हम लिखते हैं इनफ्लो, और किराया एडवांस में है वो यहां आता। फिर हम लोग टैक्स की वर्किंग करते, टैक्स लिखते। अच्छा, टैक्स लिखने के लिए हम प्रॉफिट लेते ना, ये किराया है, और एक्सपेंस क्या क्या होता, ईयर 0। ये उस दिन की थी बात कि चूंकि सवाल में कहा हुआ है कि ये एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, तो वो खरीदते ही रिटायर होगी, तभी हमने 0 पे ही डेप्रिसिएशन ली थी। तो हम क्या करते, हम रेंट इनकम लेते, डेप्रिसिएशन जो कि पार्ट बी में निकाल चुके हैं क्योंकि मशीन तो वही है ना, बता दें फिगर। वो लॉस एडजस्ट करके ना, और उसके अलावा क्या होता, इंटरेस्ट होता, कितना ये 3.2
2.4, 1.6 और 0.8। फिर यहां से प्रॉफिट और टैक्स निकलता, वो हम लोग यहां लिख लेते और फिर इसकी एनपीवी निकालते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रेंट नहीं पता। और उन्होंने पूछा यह है कि आप रेंट ऐसा निकाल के बताएं कि जिसपे एनपीवी 0 आ जाए। अब हमें चूंकि रेंट पता नहीं है तो एनपीवी 0 रख के हम रेंटल कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ऐसा करने में एक नुकसान ये होगा कि इतने सारी, अब ये सब एक्स हैं, ये भी सारे एक्स हैं, तो इतने सारे एक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए इसका आंसर एक्स माइनस समथिंग निकलेगा, फिर उस पर टैक्स रेट लगाएंगे, फिर वो यहां लिखेंगे एक्स एक्स फिर 0.0 कितने कितने एक्स, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसका एक आसान हल ये है कि इसको उड़ा दें यहां से। ये मैं आपको इस सवाल से ये टेक्निक सिखाने लगा हूं कि अगर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का सवाल कोई मिसिंग फिगर निकलवा रहा है, ये तो लीज की मिसाल है ना, हो सकता है सवाल होता कि हम प्लांट खरीदना चाहते हैं जिससे इतने इतने यूनिट्स बिकेंगे, इतनी इतनी सेल्स होंगी, तो बताएं हम मैक्सिमम कितने पैसे दें उस प्लांट के लिए। ये भी एक मिसिंग फिगर हो सकती थी। फिर हो सकता है सवाल वाला कहता है कि हम इतने का प्लांट खरीदेंगे और इतने इतने उसकी लाइफ, इतने इतने यूनिट्स होंगे, तो बताएं हम सेल प्राइस पर यूनिट क्या रखें कि एनपीवी 0 आ जाए। तो कोई भी मिसिंग फिगर हो सकती है, समझ आ रही बात। तो इस मिसिंग फिगर को मैं सवाल इस वक्त सामने लीज का मिसाल ले रहा हूं, लेकिन सिखा ये रहा हूं आपको कि अगर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के सवाल में कोई इस तरह से मिसिंग फिगर पूछी तो उसका तरीका बेस्ट ये है कि आप वो लाइन छोड़ दें। ये भी कर सकते हैं कि मैंने यहां पर वो लाइन छोड़ दी, और एक्स भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक्स फाइंड करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने लाइन छोड़ दी। उसके अलावा बाकी सब कर लें, तो उसके अलावा बाकी सब क्या बने, ये सारे एक्सपेंसेस और इन्हीं से रिलेटेड टैक्स। और टैक्स की वर्किंग में भी क्या करें, ये लाइन छोड़ दें। अब देखिए इसकी क्या शक्ल बनी, 6.5, 4.55, 3.62, 2.69 और 8.64। तो टैक्स क्या बना, कितने परसेंट है, ठीक, पॉइंट 0.94 और इस टैक्स को चूंकि 1 साल बाद टैक्स देना है तो वहां पर हम लोग लिख देते हैं 0 की बजाय 1 पे। 1.59, 1.27, 0.94 और 3.02। पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि खर्चे ये सारे तो सेविंग है। रेंटल नहीं पता ना, कोई बात नहीं, जो पता है उसकी एनपीवी निकाल लेते हैं। 5.32, डीएस लीजिंग का सवाल हो रहा है। डीएस लीजिंग का कॉस्ट कितना, 18%। करें सॉल्व, एनपीवी निकालें। डिस्काउंट के लिए 16 क्यों नहीं यूज किया, आपको कहा था कि जब सवाल में लोन ऑप्शन आ जाए ना तो आप उसको लोन अलग ही रखें, बाय ना रखें, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करें, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जी
कितना 12.59। यहां तक पहुंचे जी। और जो अपने बारे में अगर कुछ नोट्स लिखने हैं तो लिखें, फिर मैं आपको रेंटल यहां से रिवर्स कैलकुलेट करके देता हूं। हाँ जी, जो कहानियां लिखनी थी। अब ना ये सवाल सॉल्व करने के बाद, मतलब यहां तक सॉल्व करने के बाद, इसमें क्या छोड़ा हुआ है अभी हमने? रेंटल छोड़ा हुआ है। सिर्फ रेंटल की अमाउंट छोड़ी हुई है, उसका टैक्स भी, क्योंकि हमने टैक्स की वर्किंग में रेंटल का इनफ्लो नहीं लिखा हुआ, तो हमने टैक्स और रेंटल और उस रेंटल का टैक्स छोड़ा हुआ है। इसको सॉल्व करने के बाद अब हम लोग दोबारा सॉल्व करेंगे ऐसे ही, और अब की बार हम लोग करेंगे ये कि सिर्फ रेंटल रखेंगे, क्योंकि इतनी सारी फिगर्स में बार बार एक्स लिखना मुश्किल था। अब हम सिर्फ एक्स और उसका रिलेटेड 0.35x लिख लेते हैं। अब निस्बतन आसान होगा, पहले बहुत मुश्किल हो जाना था। हो वहां भी सकता था, इंपॉसिबल नहीं है, हो बिल्कुल यहां भी सकता है। सिर्फ मैथ थोड़ा सा कम किया मैंने कि आप सारी फिगर्स जो पता है वो लिख लें, उन पे एनपीवी निकाल लें, और अब यही वर्किंग दोबारा करें, लेकिन अब की बार सिर्फ रेंटल लिखें और उस रेंटल का टैक्स लिखें। रेंटल कितना और इसका टैक्स कितना? और इसको और सिंपल शक्ल कर लें तो x 0.65x 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 और 0.35x नेगेटिव। इन की कर लें डिस्काउंटिंग 18% पे। शुक्रिया। वही वाले किया ना बेटे, वही वाले रिफिल किया ना। वन पॉइंट क्या फैक्टर था? 8 718 जी 5x 47x 0.37 396 पॉइंट करें नेट टोटल 1 पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहां तक पहुंचे, फिर लास्ट स्टेप करता हूं। ये 1 है ना भाई, 2.2 ये
हाँ जी। अच्छा, अभी हमने क्या किया कि डीएस लीजिंग के जो कैश फ्लोज होते हमने उनको तोड़ दिया, नोन्स अलग कर दिए, अननोन अलग कर दिए। अगर हम इनको भी यहां लिखते तो फिर सही फाइनल एनपीवी निकलती ना। तो चलो कोई बात नहीं, हमने दोनों एनपीवी अलग अलग निकाली, इनको अब मिला देते हैं। यानी अब अगर फाइनल एनपीवी निकालनी है तो इन दोनों आंसर को मैं मिला देता हूं, तो वो बन जाएगा 2.24x माइनस 12.59 इज इक्वल टू फाइनल एनपीवी, है ना। अगर वो कह रहा है कि ब्रेक इवन करना है, इसका मतलब वो कह रहा है कि इसका आंसर 0 लाना है। अब यहां से x निकालना है। ये रंटा। तो अगर कोई चीज अननोन पूछी है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के सवाल में, अब देखिए जब अननोन पूछी है ना तो इसका एंड आंसर बताया होगा। जैसे इसमें कहा था ब्रेक इवन है, तो ब्रेक इवन का मतलब क्या है? एनपीवी 0। तो एंड पॉइंट हमें पता है तो ही मिसिंग फिगर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक कम मैसी तरीका यह है कि जो पता है उनको अलग सॉल्व कर लें, जो नहीं पता उनको अलग सॉल्व कर लें, और फिर दोनों के एनपीवी को मिला लें। हाँ जी, ये बात समझिए। अच्छा, इसके बारे में अपने कुछ नोट्स लिखना है तो लिखें, फिर मैं आपको ना 2 वैरायटियां और इसी से जनरेट करके देता हूँ। ज़बानी बोलूंगा, मैंने बुक में लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई लिखना चाहे तो मैं इसकी ज़बानी बता दूंगा। क्या एक्सेल पे कैसे लिखेंगे? देखें, आप एक्सेल पे लिख तो रहे होंगे, लेकिन जब आप फार्मूला लगा रहे होंगे तो आप फिर मल्टीप्लाई खुद से कर रहे होंगे ना। जैसे ये जो आंसर इसके साथ लिखा है, आप वैसे मल्टीप्लाई कर लें 0.65 इंटू 0.147 साइड पे कर दें, लेकिन लिखें ये हाथ से टाइप ही करें। देखिए ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, तो अब नेट आंसर निकालने के लिए माइनस ही होगा ना। ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, बस मिलाना है तो दिस माइनस दिस ही होगा। हो नहीं सकेगा, इस सवाल में नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसमें हमने इनफ्लोज ही तो मिसिंग रखे थे, बाकी तो सारे आउटफ्लोज ही हैं। हाँ, अब बाकी क्वेश्चन में जैसे अगर इस सवाल के अंदर पूछा होता कि प्लांट की, इस सवाल में नहीं वैसे, कि ये प्लांट हमने खरीदना है और उससे इतने इतने यूनिट्स मिलने हैं, प्लांट की कॉस्ट नहीं पता, बाकी सारा डाटा पता है, तो प्लांट की कॉस्ट और डेप्रिसिएशन की फिगर छोड़ दें, बाकी सारा सवाल सॉल्व कर दें। अब उस सूरत में पॉजिटिव आ रहा होगा, और प्लांट को एक्स कह के यहां नेगेटिव लिख लें, और फिर एक्स की ही डेप्रिसिएशन निकालें, उस डेप्रिसिएशन पे टैक्स रेट लगाएं, उसको यहां पॉजिटिव लिख लें। यहां एक्स प्लांट की कॉस्ट नेगेटिव रखी और डेप्रिसिएशन की वर्किंग की, उस डेप्रिसिएशन पे टैक्स रेट लगाया और फिगर यहां लिख दी। अब ये नेगेटिव होगा, ये छोटे छोटे पॉजिटिव होंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव निकलेगा। वो पॉजिटिव आ रहा होगा, ये नेगेटिव आ रहा होगा, उसमें से ये माइनस हो जाएगा। हाँ जी, अपने लिए कुछ कहानी लिख रहे थे तो मैं 2 वैरायटियां बोलनी और बताऊं। अगर इस सवाल में सवाल वाला कहता कि कितना रेंटल रखें कि 5 मिलियन पॉजिटिव एनपीवी आ जाए, तो फिर 0 की जगह 5 रख लेते। यानी ब्रेक इवन कहा था ना, तो इसको 0 रखा है। अगर वो कोई टारगेट एनपीवी कह देता तो 0 की जगह वो टारगेट एनपीवी रख लेते। ये एक वैरायटी। जी
सर वो कह रहे हैं एनपीवी 50 है तो रेंटल ये था। जी जी बिल्कुल, यानी सेम सवाल होता, बस ब्रेक इवन की बजाय वो कहता कि इतनी एनपीवी रखनी है, तो वो जितनी एनपीवी कहता है वो यहाँ रख लेते हैं। ये की बात है। अच्छा, अगली वैरायटी हो सकता है सवाल वाला कहता कि बताएं कितना रेंटल रखें कि इस ट्रांजैक्शन पे डीएस 20% रिटर्न कमा ले। क्या रेंटल रखें कि इस ट्रांजैक्शन पे डीएस 20% रिटर्न कमा रहा हो? तो फिर हम एनपीवी 0 रखते और डिस्काउंट रेट 20% लेते। दोबारा इस सवाल में सवाल वाला ये पूछ सकता था कि बताएं क्या लीज रेंटल रखे कि डीएस इस प्रोजेक्ट से 20% रिटर्न कमाए, यानी क्या रेंटल रखे कि इस प्रोजेक्ट का आईआरआर 20% हो। तो उसका तरीका क्या होता? फिर यही एनपीवी 0 रखते लेकिन डिस्काउंट रेट 18 की बजाय 20% पे करते, यानी जो टारगेट डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता, फिर हम ये सारा सवाल ऐसे सॉल्व करते बट डिस्काउंट रेट वो टारगेट रेट रखते। क्या चीज? नहीं, पार्ट बी तो बीपी इंडस्ट्रीज के लिए है ना। हाँ हाँ, मतलब अगर वो टारगेट ये कहता है कि इतने परसेंट कमाना चाहता है, तो जितने परसेंट कमाना चाहता है यानी इस प्रोजेक्ट का आईआरआर वो इतना देखना चाहता है, तो आईआरआर पे डिस्काउंट करें तो एनपीवी 0 आनी है ना, इसलिए हम इसको 0 रखते और वो जो डिजायर्ड उसका रेट ऑफ रिटर्न है उसको यहां रखते, उससे ये एक्स निकालते। डिस्काउंट रेट 0 रखना है, एनपीवी 0 नहीं। डिस्काउंट रेट 20% रखना है, एनपीवी 0 नहीं। जी जी हाँ जी। अच्छा, ये बातें ना मैंने लिखी हुई हैं, बस आप एक बार चेक कर लें, अगर तसल्ली है कि हाँ ठीक है लिखा हुआ है तो अच्छी बात है। ये बात मैंने लिखी हुई है पेज 30 पे है। नहीं यार 31 पे नहीं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस 30 पे हेडिंग दी हुई मैंने डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस 3.3। चलें जिस पेज पे भी है 3.3 हेडिंग दी हुई मैंने डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, उसमें ये सारी बातें लिखने की कोशिश की है। 3.3 जो मैंने लिखा हुआ ना वो ये सारा कुछ जो समझाया ना ये मैंने लिखने की कोशिश की है। ठीक है जी। अच्छा, अब ना एक सवाल और कर देते हैं इसका, और फिर ये फाइनेंशियल डिसीजन भी बहुत है, फिर मैं चलूंगा प्रोबेबिलिटी पे, सॉरी सेंसिटिविटी पे। एक और सवाल कराता हूँ बस, फिर ये बहुत है लॉन्ग टर्म चेंज मेकिंग, लॉन्ग टर्म है ना, बस इसमें ये रह गई है सेंसिटिविटी। और देखो यार पेपर में पक्का सवाल आता है और 25, 27, 28 नंबर का सवाल आता ही आता है, और किसी किसी टाइम में 2-2 सवाल भी हैं, तो इतना पक्का टॉपिक है ये। मैंने आपको ना अभी खत्म करके 2 दफा दोबारा कराना है।
मैं एक और दफा आऊंगा इस पे जब मैं आपको बीटा पढ़ा चुका हूँ, फिर इस पे वापस आऊंगा, फिर जब फॉरेन करेंसी पढ़ा चुका हूँ तो फिर दोबारा इस पे वापस आऊंगा। तो ये अभी 2 दफा और होना है। अच्छा, वैसे जो दिसंबर 16 वाले के साथ हाल हुआ है ना, उसकी वजह से मैं डर रहा हूँ, वरना दिल तो मेरा ये है कि इस सवाल को ना होमवर्क देके डिस्कस कर लूँ, वो ज्यादा बेहतर है, और मैं आगे पढ़ा दूँ। लेकिन दिसंबर 16 वाले के साथ जो हुआ है, अगर वो इसके साथ हुआ तो फिर बात फिर आई गई हो जाएगी। कल कर सकेंगे? हैं? सैटरडे तो फिर रह जाएगा, फिर नहीं होना। हाँ भाई, कल कोशिश कर लेंगे कि नहीं? नहीं तो सवाल देख के सोल्यूशन ही देख लेना ताकि डिस्कशन का हिस्सा बन जाए। चलें फिर कल डिस्कस करते हैं। जून 13 अटेम्प्ट का सवाल है। ये जिस दौर में सवाल आया था ना, क्वेश्चन का पहला ही पेपर का पहला ही क्वेश्चन था और काफी खतरनाक सा क्वेश्चन था। कैलकुलेशन इसमें बड़ी जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड बार बार थी। ये है जून 13 और मेरी बुक में है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 20, हाला कार रेंटल सर्विस। अगर आप ये कल कर सकें तो फिर परसों के लिए एक और सवाल होमवर्क देकर डिस्कस हो सकेगा, वरना फिर इस वीक में फिर और नहीं हो सकेगा। तो इसलिए कह रहा हूं कल कर सकें अगर आप, तो परसों के लिए एक और सवाल रख लूंगा। कर लेना यार कोशिश। हाला कार रेंटल सर्विस के नाम से सवाल है। अगर बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आया ना, फिर भी सवाल और सोल्यूशन देख के समझने की कोशिश करना। मैं स्क्रीन पे फिर समझा दूंगा खोल के, वो ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि मैं बोर्ड पे सॉल्व करूं। ये ज्यादा फायदा देगा। तो समझ 13 मेरी बुक में क्वेश्चन 20, हाला कार रेंटल सर्विसेज, HCRS, ये ट्राई कर लें तो फिर कल मैं इसको डिस्कस कर लूं। फाइनेंसिंग डिसीजन बस ये बहुत है। मैंने लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू की हुई है और पहले हम लोग रूटीन क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें NPV IRR वगैरह निकालना होता है। इन अदर वर्ड्स इनको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कहते हैं। उसको प्रोजेक्ट कह रहे होते थे। तो प्लांट खरीदना होता था या और भी इस तरह का कोई सेटअप, उससे एक सर्टेन लाइफ में यूनिट्स, कभी अमाउंट, इन्फ्लेशन, टैक्स, ये सब बहुत प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद थोड़े से टाइप ऑफ डिसीजन चेंज किए और एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन कराए। उसमें भी इन्वेस्टमेंट ही हो रही थी, लेकिन उसमें जनरली ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इग्नोर हो रहे थे। क्यों इग्नोर हो रहे थे? क्योंकि सेम रहने थे हर ऑप्शन में। फिर इसके बाद हमने चीज पढ़ी फाइनेंसिंग डिसीजन। इसमें भी जनरली ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इग्नोर हो रहे थे। क्यों? क्योंकि हर ऑप्शन में सेम थे। ये भी हो गई। अब एक और टाइप ऑफ डिसीजन है, बल्कि नहीं, सॉरी, नहीं, ये डालो कैंसिल। एक और टाइप ऑफ डिसीजन कैंसिल। जितना अब तक पढ़ा उसका एक पार्ट बी, पार्ट सी करके ना एक चीज टेस्ट हो सकती है, उसको कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये कोई टाइप ऑफ डिसीजन नहीं है, ये जितने अब तक पढ़े उनके सवालों में पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी के तौर पे टेस्ट हो सकता है। ये कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। जितने सवाल पीछे पढ़े हैं उनमें ये टेस्ट हो सकता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस। कॉन्सेप्ट बताता हूं उसका पहले, कहानी। इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो वो कहानी अगर आप समझने के बाद अपने लिए कुछ लिखना चाहें तो मर्जी, अगर नहीं तो मैंने 4-5 लाइनें तो लिखी हुई हैं। कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस पूरा कवर कर लिया। रिवीजन का टाइम इतना है कि पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते, कुछ टॉपिक्स कर सकते हैं। कौन सा टॉपिक रिवाइज करेंगे? जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैसे फैसला करेंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है?
पास पेपर्स टेस्टिंग के एतबार से, अच्छा हर अटेम्प्ट में उसमें से 3 नंबर का सवाल आता ही आता है पक्का? हाँ, वेटेज देखनी पड़ेगी क्योंकि 3 नंबर का सवाल आता ही आता है तो 3 नंबर का ही आता है ना। लेकिन अगर एक चैप्टर है जिसमें से 25 नंबर का सवाल लाजमी आता है, या अगर आप CFA 1 पढ़ चुके हैं या अभी पढ़ रहे हैं अगर, तो कंसोलिडेशन से 2 सवाल भी आ जाते होते हैं, और 2 सवाल का मतलब है 50 नंबर। तो अगर कोई ये सोचे कि कंसोलिडेशन के बगैर कोशिश करते हैं पास होने की, तो नहीं हो सकता। तो इतना ज्यादा उसका वेटेज है कि अगर वो अच्छा ना किया तो बहुत सेंसिटिव है वो टॉपिक पेपर के लिए। अगर वो टॉपिक अच्छा ना हुआ तो पेपर उड़ जाएगा। तो अगर सिलेबस पूरा कर चुके हैं लेकिन रिवीजन करने का टाइम नहीं है, तो उन टॉपिक्स को चेक कर लेते हैं, उन टॉपिक्स को दोबारा कर लेते हैं जो ज्यादा सेंसिटिव हैं। और कैसे फैसला कर रहे हैं कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है? वेटेज देख के ना। कुछ इसी तरह से तकरीबन यही कॉन्सेप्ट सेंसिटिविटी एनालिसिस का है कि हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाली। अच्छा, अब वापस नॉर्मल सवाल पे चले गए हम, एसेट प्लेसमेंट फाइनेंसिंग डिसीजन से पीछे जो नॉर्मल सवाल थे। एनपीवी पॉजिटिव आ गई तो हाँ कर दिया। इस कैलकुलेशन में क्या क्या इस्तेमाल करते आ रहे हैं अब तक? सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टैक्स, प्लांट की अपनी कॉस्ट, और ये तो हो गए कैश फ्लोज। और क्या यूज कर रहे हैं? टैक्स की कैलकुलेशन हो गई ना, और इन्फ्लेशन कर रहे हैं, मतलब वो कैश फ्लोज ही हो गए ना। कैश फ्लोज के अलावा क्या यूज कर रहे हैं? वो कैश फ्लोज ही है ना, है डिस्काउंट रेट और टाइम पीरियड। 5 साल, 6 साल, 4 साल, क्या पता एक प्रोजेक्ट जो 5 साल की वर्किंग करने में तो फीजिबल हो, लेकिन हो सकता है 3 साल में ठप हो जाए फिर। तो हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए मेनली 3 चीजें एस्टिमेट कर रहे हैं: कैश फ्लोज, टाइम पीरियड और डिस्काउंट रेट। और कैश फ्लोज को मैं अगर मजीद तोड़ लूं तो क्वांटिटीज और प्राइसेस। क्वांटिटीज भी तो कर ही रहे हैं ना, हर साल इतने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, और प्राइसेस भी कर रहे हैं। तो एनपीवी निकालने के लिए हमने जितनी भी चीजें इस्तेमाल की, ये सब सर्टेन है हमारे अंदाजे हमने अंदाजे लगा लिए, एनपीवी निकाल ली, प्रोजेक्ट की एनपीवी आ गई पॉजिटिव। हाँ करने से पहले हमें दोबारा चेक कर लेना चाहिए। सारे अंदाजे दोबारा चेक करें जाके, थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो फिर एहतियातन क्या कर लें, जो ज्यादा सेंसिटिव है उसको दोबारा चेक कर लें। तो ये टॉपिक सिर्फ ये बता रहा है कि हम किसी भी फैक्टर की सेंसिटिविटी कैसे चेक करें। ये डिसीजन मेकिंग नहीं है, इसने सिर्फ इतना बताना है आपको डाटा। मेनली ये किसी का पार्ट होगा, यानी पूरा 25 नंबर का सवाल सेंसिटिविटी पे नहीं, चांस कम है, ये किसी नॉर्मल सवाल का पार्ट होगा। और किसी भी फैक्टर की आपको सेंसिटिविटी चेक करने को कहा होगा कि बताएं ये कितना सेंसिटिव है। तो ये बुजुर्गों का बना हुआ कोई फार्मूला है, इस फार्मूले के आंसर को देख के पता चलेगा कि फैक्टर सेंसिटिव कम है कि ज्यादा है। अगर बहुत नहीं, प्रोजेक्ट कितना सेंसिटिव है इस फैक्टर से रिलेटेड। अगर ज्यादा सेंसिटिव होगा तो क्या मतलब होगा इस बात का कि इस फैक्टर में थोड़ी सी भी हेरफेर हुई तो गया। यानी हमने अंदाजा लगाया था कि 25 रुपए पर यूनिट सेल प्राइस होगी। अगर ये सेल प्राइस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सेंसिटिव हुई तो इसका मतलब है कि 25 से थोड़ी सी भी कम हुई तो प्रोजेक्ट उड़ सकता है। और अगर बहुत कम सेंसिटिव है तो खैर है, 25 नहीं 20 हो जाएगी फिर भी खैर है, 15 हो जाएगी फिर भी खैर है। तो इस फार्मूले से हम ये जानने लगे हैं कि एक फैक्टर एट अ टाइम, सारे फैक्टर्स एक साथ नहीं बता सकता ये। यानी अगर बुखार चेक करना है, 4-5 मरीज गए डॉक्टर के पास, तो सबका इकट्ठे चेक हो जाएगा? नहीं, अलग अलग होगा ना। तो हर एक का एक वक्त में एक ही बताएगा। तो इस फार्मूले से एक फैक्टर का एक वक्त में जवाब आएगा कि फैक्टर कितना ज्यादा सेंसिटिव है। वो फार्मूला क्या है, उस फार्मूले को भी डिराइव कर देता हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि हर फैक्टर की सेंसिटिविटी चेक होगी, आपका काम सिर्फ कैलकुलेट करके बताना होगा। अब आगे मैनेजमेंट ने सोचना है कि अच्छा सेंसिटिव है, चलो ऐसा करते हैं, इसको दोबारा से एस्टिमेट चेक करते हैं। मैनेजमेंट का करने वाला एक्शन है, आपका काम सिर्फ ये था कि इसकी सेंसिटिविटी आपने कैलकुलेट करके बतानी। एक मिसाल से समझाता हूं तो साथ साथ फार्मूला भी डिराइव हो जाएगा। अब आप एक काम ये कर दें, छोटा सा आसान सा काम है। इलस्ट्रेशन 15 होगी एक, यही पेज 30-32 पे होगी कहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 15 36 पेज पे इलस्ट्रेशन नंबर 15 बनाई हुई है मैंने एक। पहुंचे? इस सवाल की ना सादा सा सवाल बनाया, बस एनपीवी कैलकुलेट कर दें, इसकी एनपीवी कैलकुलेट कर दें। बाकी सारे पार्ट्स मैं करता हूं, बस एनपीवी कर दें। नहीं, हम सिर्फ डिसीजन मेकर को हेल्प कर रहे हैं कि ये एस्टीमेट्स आपने हमें बताए थे, आपने कैलकुलेट कर दिए हैं, लेकिन ये वाला फैक्टर बहुत सेंसिटिव है, इसको दोबारा चेक कर लें।
अरे छोटा सा सवाल था यार। जी अरे सादी सी एनपीवी निकालनी थी यार। 6349। अच्छा मेरा नहीं ख्याल। नहीं भाई सादी सी एनपीवी निकालनी है यार। किसी से एनपीवी नहीं निकली अभी हैं यार। कौन सा सवाल सॉल्व कर रहे हैं? अच्छा कितने साल है? यूनिट कितने? 5000 2400 3000। सेल प्राइस कितनी है? 15 रुपए। यूनिट से मल्टीप्लाई करें 75,000 36 45। और क्या है? मटेरियल। अच्छा ये सारी फिगर्स अलग अलग चाहिए मुझे। मटेरियल कितना है? 25,000 12,000 15,000। आगे वेरिएबल ओवरहेड्स जी 10,000। कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं लेकिन अभी मुझे अलग चाहिए। 4800 6000 और फिक्स्ड ओवरहेड 3000। और बस 37,000 16,221। कॉस्ट कितनी? 60। ईयर 1 की डेप्रिसिएशन 15,000। ईयर 2 की 11,250। और तीसरे साल की डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं और बैलेंस भी कर सकते हैं। जी 15,000 11,250 23,750। हाँ जी 22,000।
जी 4 and 5. 2 7 5. नेक्स्ट 5600. 1485. 8 A2 3 shots. 2 shots. 3 A2 क्या बनी एनपीवी 3 7 1 8 लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में खत्म कर रहा हूं और आपसे इसकी एनपीवी नहीं निकली। हाँ जी, बहुत मुश्किल सवाल था ये। 3718 हो गया कि नहीं? इसमें कोई फिक्र ना समझ आइयो। अच्छा, आप चूंकि भी बहुत मुश्किल सवाल करके हटे तो लेक्चर 21 को ना यहाँ एंड करते हैं, ब्रेक कर लें, फिर सेंसिटिविटी पे पहुंचाता हूँ यहाँ से।